कभी कभी कोई हमारे आसपास अपराध होता है या फिर हम अपराध को कर देते हैं और अपराध करने के बाद जब हमारे मन में एक बात आती है कि यार चलो कंप्लेन कर देते हैं थाने में, लेकिन उस वक्त अंदर से एक डर आता है कि यार अगर हम कंप्लेन थाने में कर देंगे तो पुलिस प्रशासन हमें बार बार जो है थाने बुलाएगी और थाने बुलाएगी फिर भेजेगी, दिन रात इसी का चक्कर लगाएगी। और हो सकता है कि अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो पुलिस हमें भी बैठा सकती है। तो इस बीच में हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, हमें पुलिस मार भी सकती है या फिर हमें जो है बंद भी कर सकती है। तो ऐसे में हम कंप्लेन को करते ही नहीं है, जो हमारे साथ घटना घटित है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनता पुलिस से क्यों डरती है। आखिर पुलिस इतने जो है खौफनाक तरीके से जनता के साथ पेश क्यों आती है, जिसके कारण से जनता में हो रहे अपराध या फिर उनके साथ घटित घटनाएं वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आते हैं और ऐसे में आप सभी के साथ मैं बना रहता हूं और मैं सोचता रहता हूं कि आप सभी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस डेली लेके आता रहता हूं जिससे कि आपको कानूनी जानकारी मिल सके और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। तो ऐसे में अगर आपके साथ जनता पुलिस के बस में नहीं है और पुलिस जनता के बस में नहीं है तो बहुत सारा जो है दिक्कतें आ सकती है और हमारा संविधान और हमारा देश जो है संकट में पड़ सकता है। सपोज करो कि अगर जनता में कोई अपराध ही नहीं करेगा, लोग अपराध ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में फिर हमें प्रशासन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जब सारे लोग सीधे हो जाएंगे, किसी को परेशानी नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई घटना नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई ऐसे दंड अपराध नहीं करेंगे, तो फिर प्रशासन की हमें ज़रूरत क्यों होगी। जाहिर सी बात है कि फिर हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बात यहाँ पर यह है कि जो है जनता पुलिस से डरती क्यों है। डरने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें तो जब उस समय अंग्रेज़ का जब शासन हुआ करता था तो उस समय जनता पुलिस से बहुत डरा करती थी। इसलिए डरा करती थी कि वो ब्रिटिश वाले लोग हुआ करते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से उन्हें डांट के धमका के काम करवाते थे। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और आए समय में भी अभी आप मान चलिएगा कि कम से कम 70% ऐसे पीपुल्स होंगे जिन्हें जो है पुलिस का नाम सुनने से उनको क्या क्या हो जाता है वो लोग ही जानते होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पुलिस को डरने का लोगों के अंदर भय पैदा हो जाती है। मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, इसके 2-3 कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण से जो है ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तब प्रशासन से जो है पुलिस जो है जनता को डरा देती है, धमका देती है। अब सपोज करो कि कोई अपराध आपने किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हो भाई? आपने अपराध किया है? हाँ किया है। अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, लेकिन वो जाते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो हमारे साथ जो है बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, हमें बंद कर सकते हैं, हमें जो है मार सकते हैं, हमें पीट सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं और ऐसा कई बार देखने को मिलता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो जब मैं भी छोटे के रूप में था, बच्चे के रूप में था, तो थाने में या पुलिस में जब भी कभी हमारे घर पे पुलिस आती थी तो हम लोग भी डर जाया करते थे और सोचते थे यार आखिर क्या बात है जो पुलिस आई है। लेकिन आए दिन में अब देखने को मिलता है कि पुलिस हो फिर या कोई भी हो, अगर हम जो है सही है तो फिर डरना किस बात की है। हमें समझना होगा उनकी बातों को, उनसे समझना होगा, उनको समझना होगा हमारी बातों को। वो हमारे लिए जो है सुरक्षित खड़े हुए हैं तो हम भी उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर हम गलत हैं तो वो उनका हक बनता है कि हमें सुधारने का, लेकिन इनका हक ये नहीं बनता है कि वो हमें मारे, पीटे, धमकाएं, गाली गलौज दें। ऐसा देखने को कई बार भी मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जनता में इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि एजुकेट नहीं है लोग, पढ़ाई नहीं किए हैं, उन्हें कुछ अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता हो जाए, उन्हें अपने हक के बारे में पता हो जाए तो ऐसा कुछ ना हो। अब आप सोचो कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो अगर थाने में एक छोटा सा जो है कार्य पड़ गया है या फिर अगर वो थाने में जाना भी चाहते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो थाने में चले जाए। वो भी तो एक इंसान है, आप उनको समझो तो सही। आपको तुरंत काटने नहीं दौड़ेंगे, मारने नहीं लगेंगे वो, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते हो। अधिकतर अगर मैं देखूं तो 70% ऐसे लोग हैं, अगर उनके गांव में पुलिस आ जाती है तो वो घरों में छिप जाया करते हैं, डर जाया करते हैं।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे वर्गों में अभी चल रहे हो, और ऐसे करने से आपको जो है आगे चल के भी प्रॉब्लम होती रहेगी। अब अगर हम बात करें कि इस सिचुएशन में ऐसे उभरा कैसे जा सकता है, इससे निकला कैसे जा सकता है, ऐसा हमारे साथ क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपको एजुकेट होना होगा। और एजुकेट के साथ साथ अगर आप पढ़े लिखे हो, बोलचाल की भाषा में सही हो, तो फिर प्रशासन कोई गलत नहीं है, वो आपके साथ अच्छा ही बिहेव करती है, वो हमेशा अच्छा ही बिहेव करती है। लेकिन अगर आप उनके साथ बदतमीजी करोगे, उन्हें गाली दोगे या फिर उनके बातों को नहीं समझोगे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, कानून ऐसा है वैसा है, आप तोड़ोगे, तो फिर तो भाई अपना सबका अपना अधिकार है, उनका भी अधिकार है। अब बात करते हैं कि जनता जो है पुलिस से डरती क्यों है? तो जनता पुलिस इसीलिए डरती है कि अपराध करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी उसे डर लगा रहता है। किस बात का डर लगता है भाई? आपने कोई गलत थोड़ी ना किया। अगर कुछ गलत किया है आपने, तब तो कोई बात ही नहीं बनती है। अगर आपने गलत किया है तो फिर अरेस्ट होंगे, अगर अरेस्ट होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको कूटेंगे वो। जब कूटेंगे तो फिर आपको गलत लगेगा। लेकिन इस बीच में अगर आप पढ़े लिखे हो, सही और शिक्षित हो, तो फिर प्रशासन के साथ आप अच्छे से बैठ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, देखो कि पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अनपढ़ नेता हैं जो जानते भी नहीं है, लिखना नहीं आता, साइन नहीं करना आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जो है प्रशासन को अपने मुट्ठी में बंद करके रखते हैं, क्योंकि उनको पावर पता है, उनकी पावर को पता है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी पावर है, आप पढ़े लिखे भले ना हो, लेकिन अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, तब तो भैया जलवा है आपका। अगर नहीं बने हो तो फिर वही ज़िंदगी की वही रवैया है। प्रशासन की गाड़ी देखो, 112 नंबर देखो, घर में घुस जाओ, प्रशासन आ गई है, आपसे रास्ता भी पूछ रही है गलती से कि फलाने के घर जाना है, तो भी आपको डर लग जाएगा। आपको डर लग जाएगा, फिर जब डर लग जाएगा तो फिर तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही आपको। तो इससे अच्छा है कि जनता से पुलिस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन अपने आप में जो है एक अलग रूल है, तो आप में भी अपने आप में एक अलग रूल है। आपको जो है बन के रहना है जनता के समक्ष। आपका पुलिस आपके लिए नैतिक रूप से तैयार है, 24 घंटे आपके लिए तैयार है वो, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसका जो है सम्मान करो और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपराध करोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको उस भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में आप समझना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपराधी नहीं हो तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में प्रशासन को समझाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते बस एक चीज़ का याद रखना कि अपनी मान मर्यादा में रहना, गाली गुत्ते के साथ मत समझना। कभी भी प्रशासन से आप बदतमीजी से बात करोगे तो उनके पास बहुत हथकंडे हैं, वो आपको जेल भेज देंगे, चाहे आप कितना भी सही हो। तो आप उनसे साथ अच्छे से बिहेव करिए और अच्छे से रहिए। तो है शराब पीकर या फिर इस तरीके से दंगा फसाद करने की कोशिश करता है जिससे कि सामने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो रही है या फिर कोई नुकसान पहुंच रहा है, या फिर ऐसा दंगा जिससे कि आसपास में जो शांति का माहौल जो है भंग हो जा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 160 के तहत उस पर जो है केस दर्ज होता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 160 क्या होती है, या फिर आईपीसी की धारा 160 में जो है जमानत के प्रावधान क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 160 में जो है सजा के प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 160 क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है शराब पीकर या फिर इस तरीके से दंगा फसाद करने की कोशिश करता है जिससे कि सामने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो रही है या फिर कोई नुकसान पहुंच रहा है, या फिर ऐसा दंगा जिससे कि आसपास में जो शांति का माहौल जो है भंग हो जा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 160 के तहत उस पर जो है केस दर्ज होता है। अब मैं आपको जो है उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सपोज करो कि एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन एक मंदिर में जो है जाता है और मंदिर में पूजा पाठ करता है, लेकिन किन्हीं कारणवश किसी दिन उसका जो है माइंड जो है किसी से डिस्टर्ब था और वह जो है शराब पीकर उस मंदिर के पास पहुंच जाता है, और मंदिर के पास पहुंचने के बाद वह जो व्यक्ति जो है दंगे फसाद करने लगता है, लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है, या फिर मंदिर पे जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश भी करने लगता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपने आपा को खो देता है, जिससे कि उसे पता ही
ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में जब वहाँ पर ऐसे लोगों ने उसको परेशान होते करते देखा जनता को, तो जनता ने जो है फ़ोन किया प्रशासन के पास, और प्रशासन उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाती है तुरंत, और पकड़ के ले जाने के बाद आईपीसी की धारा 160 उस व्यक्ति के साथ जो है केस दर्ज कर देती है। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति दंगा फसाद करने की कोशिश करता है और वहाँ पर जो है व्यक्ति है शांति का माहौल जो है भंग होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 160 के तहत केस दर्ज हो जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 160 में जो है सजा के प्रावधान क्या है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिससे कि दंगा फैल रहा हो और दंगा फैलने के बाद शांति का माहौल जो है भंग हो रहा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो है आईपीसी की धारा 160 के तहत उस व्यक्ति को 1 माह तक के लिए जो है कारावास हो सकता है, या फिर 100 रुपये लगाकर जो है दंडित किया जाएगा, या फिर इनमें से दोनों हो सकता है। वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 160 में जो है जमानत के प्रावधान क्या है। क्या इस अपराध में जो है हमें आसानी से जमानत मिल जाती है, या इस अपराध में जो है समझौता करने योग्य होता है? क्या यह अपराध करने के बाद हमें सजा कितने सालों तक के लिए हो जाएगी? वो तो होगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को जो है सजा हो गई है, अब उसे जमानत चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह अपराध जो है जमानती अपराध होते हैं। ऐसे में आपको जो है जमानत आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। तो जिसके यहाँ आपने जो है दंगा फसाद किया है या फिर ऐसा किया है, तो वहाँ पर आपको जो है जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इस अपराध के थ्रू हम जो है आसानी से समझौता कर सकते हैं, तो यह जो है समझौता करने योग्य जो है अपराध नहीं होता है। इसमें आप जो है समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि अगर आप जो है उच्च न्यायालय में अपनी याचिका को दायर करते हैं, तो संभवतः हो सकता है कि आपकी जो है याचिका को स्वीकार कर लिया जाए और आपको आसानी से जमानत मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। तब देश के अगर सैनिकों का कोई अपमान करता है तो हम सबसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो उन्हीं की देन है जिसकी वजह से हम आसानी से जो है अपने घरों में चैन की, अमन की जो है शांति से नींद को पूरा करते हैं और अपने आप को फुल फ्रीडम में जहां मन होता है वहां जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में हमारे देश के सैनिकों के साथ कोई अभद्र तरीके का व्यवहार करता है, या फिर उन्हें जो है डराने धमकाने या फिर इस तरीके की कोई टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो समझ लीजिए कि ये हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी जो है दुर्भाग्य की बात है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो -डिग्री सेल्सियस पर जो है अपने देश के लिए जो है तैनात रहते हैं, दिन रात अपना जो है योगदान देते हैं, और कितने तो जवान जो है शहीद हो जाते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। ऐसे में अगर आप उनका अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 138 क्या होती है। व्यक्ति भारत सरकार की सेना, वायुसेना या फिर किसी ऐसे पदाधिकारी के साथ कोई बदतमीजी करता है, या फिर उससे जो है किसी जबरन तरीके से कार्य करवाने की कोशिश करता है, या फिर उसे जान से मारने की धमकी देता है, या फिर उसको जो है अपने देश के लिए जो है भड़का के जो है अभद्र तरीके के टिप्पणी करवाना, या फिर किसी तरीके से भी अपने देश के लिए अभद्र तरीके के टिप्पणी करना, या फिर सेना का अपमान करना, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 138 के तहत उस पर जो है केस दर्ज होता है। कई बार आपने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें किसी भी वायुसेना या फिर थल सेना या फिर किसी भी भारत सरकार के जो है सेना के साथ कोई व्यक्ति जो है बदतमीजी करता है। जैसे कि हाल ही में अगर हम बात करें तो अभी 2-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो वैसे एक बिहार की जो है घटना आई हुई थी, जहां पर एक जो है सैनिक के साथ जो है अभद्र तरीके की जो है टिप्पणी भी की गई थी, उसे मारे भी थे और मारने के बाद उसे जो है जेल में बंद कर दिया था। यहाँ पर दोनों जो है देश की सेवा करने वाले थे, लेकिन वो जो है बॉर्डर पे सेवा करते थे और वो देश के अंदर सेवा करते थे। क्या ऐसा जो है एक अधिकारी के प्रति ऐसा करता है तो क्या वह जो है शोभा देता है या फिर नहीं देता? ये तो रहा कि जो है
जो कि अपने किसी भी पदाधिकारी पर नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी अधिकारी के प्रति जो है अभद्र तरीके की टिप्पणी करता है या फिर उसके जो है भड़काने के में बयान देता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब आपको मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूं। जैसे कि सपोज करो कि एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति का जो है नया नया जो है वायुसेना में जो है भर्ती हुआ था, और जब वो वायुसेना में भर्ती हुआ तो आप जानते हैं कि जब वायुसेना में या फिर किसी भी पर ट्रेनिंग जो होती है बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसे आपको उस तरीके से माहौल में ढाला जाता है ताकि आप जो है आगे चल के कोई सा भी सिचुएशन होगी ना तो उसमें आप आसानी से जो है निर्भर कर सको और अपने आप को जो है उसमें आगे बढ़ा सको। तो ऐसे में ही जो है उस व्यक्ति के साथ भी जो है ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो ट्रेनिंग दे उसको कुछ बोल दिया उस व्यक्ति को, और वह व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा कर जो है उस सीनियर अधिकारी को जो है आपत्ति तरीके की जो है टिप्पणी कर देता है या फिर कुछ ऐसा शब्द बोल देता है जिसकी वजह से उस ऑफिसर को जो है ठेस पहुंचता है, और ठेस पहुंचने के बाद वह अफसर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एक्शन ले लेता है और उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर देता है। ऐसे में वह व्यक्ति जो है, ऐसे मूवी में भी देखा होगा कि जो एक हीरो का किरदार निभाता रहता है वो इंडियन नेवी में है या फिर वायुसेना में है, किसी भी एक ऐसे सरकारी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में है जिसमें हीरो जो है अपने सीनियर अधिकारी का बात नहीं मानता है और वो अपनी बातों को काट देता है। तो ऐसे में उसको क्या करते हैं लोग जो है सस्पेंड कर देते हैं या फिर उसे फंसा देते हैं, तो उसके खिलाफ उसे जेल में भी बंद करवा देते हैं। ऐसी कई सारी मूवीज में देखा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने किसी व्यक्ति का, सरकारी ऑफिसर का आपने जो है अपमान किया है, तो ऐसे में आपके खिलाफ जो है केस दर्ज होगा और केस दर्ज होने के बाद आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 138 के तहत आपको जो है सजा के प्रावधान क्या है। यदि आपने ऐसे वायुसेना, थल सेना या फिर किसी ऐसे सरकारी जो है गवर्नमेंट अफसरों के खिलाफ आपने ऐसे अभद्र तरीके की टिप्पणी किया है या फिर ऐसे अपमान किया है, तो आपको जो है 6 माह के लिए जो है कारावास हो सकता है और साथ में आपको जो है आर्थिक दंडित के साथ जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या इनमें से दोनों भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 138 के तहत जमानत के प्रावधान क्या है। क्या आईपीसी की धारा 138 में हमें जो है आसानी से जमानत मिल जाती है या फिर नहीं मिलती है। अगर आपने किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी किया है या फिर आपने ऐसी कोई अभद्र तरीके की टिप्पणी किया है या फिर ऐसा कोई कार्य करवाने के लिए दबाव डाला है, तो उसके खिलाफ आपको जो है जेल हो गई है, तो अब आपको जो है जमानत, या जो अपराध होता है आईपीसी की धारा 138, ये जो है जमानती अपराध होता है, इसमें आपको जमानत मिल जाती है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि समझौता करने योग्य, तो इसमें समझौता नहीं हो सकता है। केवल और केवल आपको जो जमानत मिल सकती है वो भी आप उच्च न्यायालय में अगर आप अपनी याचिका को दायर करते हैं तो आपकी जो है याचिका को स्वीकार करके आपको जो है जमानत दे दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को समझ में आ गया। तो अगर वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जमीन पर कब्जा करना या फिर उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा करना ये आज से नहीं काफी वर्षों से चलता आ रहा है, क्योंकि जितने भी गरीब जनता होते हैं उनके ऊपर उनसे बड़ी कास्ट वाले या फिर दबंग तरीके से कहकर उनकी जो है जमीनों को हड़प लिया करते हैं। चाहे वो मनमोहित करके हड़प ले, चाहे वो बंदूक के नाम पे हड़प ले, या फिर किसी भी तरीके से बैला फुसलाकर या फिर धोखाधड़ी के नाम से उनकी जमीन या फिर उनके घरों को जो है हड़प लेते हैं। ऐसा मामला बहुत सारे लोगों ने जो है देखा होगा, और ऐसे मामलों को क्या रोका जा सकता है या फिर नहीं। दबंग लोग जो होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पर या फिर किसी के भी घर पे जो है कब्जा कर लेते हैं, क्या ये जो है लीगल होता है या फिर अनलीगल होता है। अगर किसी ने आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, आपके घर पे कब्जा कर रखा है, तो क्या आप उससे जो है छुटकारा पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके जमीन पर या फिर प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध तरीके का कब्जा कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से नियम है जिसे आप जो है जान जाओगे तो आपके जमीन और आपके घर का जो कब्जा हुआ है वो आसानी से आप जो है छुड़ा सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे माहौल जहां पर गरीब जनता को देखकर या फिर दबंग व्यक्ति जो भी बंदूक के नोक पर या फिर उन्हें बहला फुसलाकर उनकी जमीनों को जो है हड़प लिया करते हैं। क्या ऐसा करना एक सुरक्षित व्यक्ति के लिए अच्छा होता है या फिर नहीं होता है? लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे माहौल देखने को मिलते हैं, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें दर्दनाक हो जाया करती है। आप सपोज करो कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जमीनी विवाद में या जमीनों के कारण जो है कितने लोगों का जो है यहां तक मर्डर भी हो जाती है, लेकिन वो जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन लोग जो है चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 420, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ जो है धोखाधड़ी करके उसकी जमीन को, उसके प्रॉपर्टी को या फिर उसके घर को जो है धोखाधड़ी से जो है कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में यदि वह व्यक्ति किया है तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये इस तरीके से की जाती है कि आपके विश्वास को पहले जीता जाएगा और आपके विश्वास को जीतने के बाद ही कहीं जाके उस पर साइन, सिग्नेचर, बहला फुसलाकर या फिर बंदूक के दम पर जो है शिकायत जो है बंदा आपकी जमीन या घर को कब्जा कर लेता है। लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो आपके पास इतना जो है पैसे हैं कि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सके, या फिर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप उससे लड़ सको। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन अगर अब की बात करें तो यहां पर अब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सीधा जो है कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जाकर अपनी जो है शिकायत याचिका को दायर कर सकते हैं और उसमें आप आसानी से अपने इस धोखाधड़ी प्रॉपर्टीज को या फिर जो है घरों को अपने कब्जे से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 406 का मतलब ये होता है कि वो आपके जो है विश्वासघात किया, आपके साथ आपके विश्वासों का जो है उल्लंघन किया, आप उस पे भरोसा करके किसी भी जगह पे साइन कर दिए, या फिर आप उसके कहने से जो है कि ये मेरा खास मित्र है, ये हमारा जो है इतना काबिल है कि हम इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और आपने उस भरोसे पर उसके जहां भी साइन करने के लिए कहा या फिर आपने उसको घर में रहने के लिए भी जगह दिया, और रहने के बाद वह व्यक्ति अपने आप को जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लो कि आपके साथ नाइंसाफी हुई हो, ऐसे में भी आप उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 467 का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ जो है धोखाधड़ी के साथ दस्तावेज जो है बना लिया है, या फिर कानून को धोखा देकर जो है चोरी से जो है दस्तावेज आपके नाम से बना लिया और आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर को अपने बक्स में कर रखा है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगर इन 3 धाराओं के बारे में आपको पता होगी तो आप आसानी से उस प्रॉपर्टी को और अपने जो है घर को आसानी से छुड़ा सकते हैं। लेकिन आप याद रखना कि ऐसी चीजों को जब भी ये होता है तो आप इसको अपील जो है आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, और इसे जो है 6 महीने के जो है बाद, जैसे कि अगर किसी ने जो है आपकी प्रॉपर्टी पर और आपके जो है घर पे कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में आप उस पे जो है आप सपोज करो कि उसने जो है 1-2 महीने पहले किया है और आपको जो है 3 साल के बाद पता चलता है कि यार हमारे जमीन पर तो किसी ने अवैध तरीके का कब्जा कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि फिर वो गलत है। आप इसमें यह कर सकते हैं कि यदि किसी ने आपका जमीन पर कब्जा कर लिया और आपको आपके घर पे कब्जा कर लिया, अब आपको पता चल गया है कि यार उसने ऐसा किया है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप वहां पर एक जो है आसानी से काम कर सकते हैं कि आपको 6 महीने के भीतर ही जो है आप उच्च न्यायालय में आपको जो है याचिका दायर करनी होती है। इसके अलावा आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि अगर आप चाहें तो अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप घर बैठे अपने फोन के माध्यम से आप अपने जमीन के, अपने प्रॉपर्टीज का सारी चीजों को देख रेख आप जो है नजर रख सकते हैं कि कब कहां आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो है खतरा खतौनी बहुत टाइम लगता था। कोई एक पटवारी आता था और पटवारी आने के बाद जो है किसी को पता चलता था कि हमारी जमीन यहां पर इतनी है या फिर वहां पर इतनी है। लेकिन आए दिन अब यहां पर ऐसा हो गया कि आप समझ लीजिए कि आप अपने फोन में सारी चीजों का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और अपने आप को जो है ग्रोथ कर सकते हैं, और इन लोगों से जो है धोखाधड़ी लोगों से जो है आप अपनी जमीन को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप में, जिससे कि आप अपनी जमीन को बेहतर तरीके से जो है सेव कर सकते हैं। और ऐसा अगर कोई भी दबंग करता है तो वो इस अपराध को करने से पहले थर थर कांपेगा। तो आइए उसके बारे में भी आपको बता।
स्पेसिफिक रिलीज एक्ट ऐसी धारा होती है जिसके थ्रू आपका अगर किसी ने जो है जमीन पर कब्जा किया है तो इसमें आपको जो है 6 महीने के भीतर ही जो है उस पर जो है वो केस जो है दर्ज कराना होगा, मुकदमा दर्ज कराना होगा। उसके बावजूद ही कहीं आप जो है अपने प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा पा सकते हैं, अदरवाइज आपको मिल पाना बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें आईपीसी की धारा 6 में, इसमें बताया गया कि अगर आप 6 महीने के भीतर अगर आप उसके तहत मुकदमा दर्ज करवा देते हो तब आपकी जमीन जो है सेफ हो सकती है, अदरवाइज फिर वही जो है प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर अब हम यहां पर बात कर ले कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है तो उस पे आप आसानी से इस तरीके से जो है ऑनलाइन डिजिटल आप जो है चेक कर सकते हैं, या फिर कभी भी आप किसी के साथ जो है जमीन को साझा कर रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं या फिर खरीदना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2 तरीके का जो है निर्वाहन कर सकते हैं। पहला है कि आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या जमीन सच में जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के नाम है या फिर किसी और के नाम है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब भी कहीं आप जो है जमीन को लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं या फिर घर को लेने जाते हैं, तो आप उसके आसपास के लोगों से वहां पर आप जो है पूछ सकते हैं क्या ये जो जमीन जो व्यक्ति बेच रहा है क्या यही इसके जो है मालिक है या फिर इसके अलावा कोई और भी है। अगर कोई और है तो आप जाहिर सी बात है कि वहां पर जाएंगे, आसपास में अगर आप पता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पता चलेगा। और कभी भी किसी भी चीज में अगर आप पैसे अपना फंसा रहे हो, पैसे आप अपना लगा रहे हो, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको वहां पर जो है पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी हो सकता है, अदरवाइज आप फिर वही झमेले में फंस सकते हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है लगाते रहते हो। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि जब भी कभी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या फिर अपने घरों को जो है लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में पहले से आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और कुछ तो ऐप भी ऐसे हैं जिसके थ्रू आप जो है घर बैठे चेक कर सकते हो और आसानी से अपने जो है जमीन को और प्रॉपर्टी को देखकर अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध तरीके का कब्जा किया है तो 3 जो स्टेप आपको बताया हूं, इस 3 स्टेप को आप पहले से जानते रहोगे तो समझ लीजिए कि आपकी जमीन पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी अवैध तरीके का कब्जा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करने का जो है ऐलान किया है, जिससे कि अब जिसका भी चेक बाउंस होता था उसको भी जो है परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, या फिर जिसने भी चेक जो है दिया है उसको भी अब जो है परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चेक दिया है और वो बाई चांस बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में पहले बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो जाती थी, और लेकिन अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है बदलाव कर दिया गया है। बदलाव इस तरीके से किया गया है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो जो है बाउंस हो जाता है, तो अब देने वाले के खिलाफ भी जो है रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती है, और साथ में जिसने लिया उसके पास भी अधिकार नहीं हो सकता। यहाँ पर वो दोनों समझौता भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि चेक बाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि अब लोगों के बीच में जो है राहत की सांसें मिल पाएगी। सपोज करो कि हाल ही में अभी 2020 की अगर मैं बात करूं तो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक केस आया हुआ था जिसमें 2 लाख का जो है चेक दिया गया था, और वह जो है चेक बाउंस हो गया। ने कारोबार के तहत किसी व्यक्ति को जो है चेक दिया है और वह जो है बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो है एनआई के धारा जो है 138 के तहत जो है उस पर केस बन सकता था, सुनवाई हो सकती थी। लेकिन हाल ही में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक व्यक्ति का केस आया जिसने 2 लाख का जो है चेक दिया था, और वह 2 लाख का चेक जो है बाउंस हो गया, और बाउंस होने के बाद उस व्यक्ति को जो है सजा ना देकर उसको जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उससे बरी कर दिया, इसलिए कह दिया कि उसने कहा कि आपने अगर दिया है और किन्हीं कारणवश जो है चेक बाउंस हो गया है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति से मिलकर जो है समझौता कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी भी चीज़ें ना हो सके। लेकिन फिर ऐसे मामले को देखते हुए चेक बाउंस का मामला जो था वो जो है साफ साफ क्लियर कर दिया गया, कि बताया हाई कोर्ट ने कि अगर आप किसी को चेक देते हो और बाई चांस आपका जो है चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में आप जो है सीआरपीसी की धारा 408
आप उस व्यक्ति को जो है आसानी से जो है केस दर्ज करवा सकते थे, पेशी लगा सकते थे, लेकिन एनआई एक्ट 138 के तहत आप उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे में आप अगर आपने किसी को चेक दिया है तो आप उसके साथ समझौता कर सकते हो और फिर ऐसे केसेस को आप जो है हाई कोर्ट में ना लेके आए, ताकि समय बर्बाद ना हो और साथ में जो भी चीज़ें हुआ है उस चीज़ को आप दोनों बैठ के भी समझौता कर सकते हैं। ऐसे मामले में जो है एक हाई कोर्ट में जो है केस गया था और उस चीज़ को कहते हुए हाई कोर्ट ने जो है साफ साफ वर्डों में मना कर दिया था। अब सपोज करो कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जो है कोई चेक दिया है बिजनेस के सिलसिले से और वह चेक बाउंस हो जाता है, तो आपकी गलती है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था और आपने उस व्यक्ति को जो है चेक दे दिया और वह जो है बाउंस हो गया। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति से बोल सकते हो कि श्रीमान जी, हमने जो दिया था वो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश हमें किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर दिया और अब नहीं है, आप जो है दूसरा चेक आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस चीज़ को बहुत बड़ा खींच के ले जाने का कोई मतलब नहीं है कि आप जो है केस ले जाओ, केस कर दो या कुछ। केस उस परिस्थिति में क्या जाता है कि अगर आपने चेक दिया है और चेक देने के बाद वह बंदा ये बोलता है कि नहीं, अब मैं दोबारा चेक नहीं दूंगा, आपने जो भी राशि थी अब नहीं दूंगा, तब कहीं आप जो है केस कर सकते हैं। अदरवाइज आप उससे बैठ के बात करके समझौता करके इन सारी चीज़ों का जो है सिचुएशन आप निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं और सोल्यूशन निकालने के बाद कहीं आप अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे केसेस को लेकर आप जो है अदालत में जो है अपने टाइमों का वेस्ट ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू। हर एक मामले में एंटीसिपेटरी बेल लेना जो है अनिवार्य होता है या फिर नहीं होता है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि किसी छोटे से भी मामले के लिए जो है हम न्यायालय में अपील कर देते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए और वह मामला जो है बहुत छोटा होता है, जिससे कि हम थाने में जाके बातचीत करके भी हम अपने मामले को जो है रफा दफा कर देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि अगर हमने छोटा सा भी अपराध किया है और अपराध करने के डर से पुलिस प्रशासन हमें कहीं गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले से ही जाके एंटीसिपेटरी का जो है अप्लाई कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक नोटिस भी आती है तो उस नोटिस को बिना पढ़े बिना समझे हम जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कभी भी किसी भी थाने से या फिर किसी भी डाक द्वारा आपके पास कोई नोटिस आती है तो उस नोटिस को आप सबसे पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसे समझिए और समझने के बाद कहीं आप जो है उस गद्यन के साथ जो है आप जाके जो है उस चीज़ को विचार विमर्श करके अपने नज़दीकी थाने में तब कहीं जाके आप एंटीसिपेटरी बेल का जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही नोटिस आती है, चाहे वो सीआरपीसी की धारा 41A के तहत ही क्यों ना जो है नोटिस आई हो, पुलिस ने आपको बुला रखा हो कि आप आइए थाने में, आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करना है, लेकिन उस दरमियान में आप बिना सोचे बिना समझे जो है आईपीसी की धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है उच्च न्यायालय में जो है आप अप्लाई कर देते हो और अप्लाई करने के बाद आप सोचते हो कि हमें जो है सत्र न्यायालय जल्दी से जो है एंटीसिपेटरी बेल दे देगा और एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद हम आराम से जो है बरी हो जाएंगे और अपने थाने में जो प्रशासन हमें गिरफ्तार करने के लिए सोच रहा है उसके सामने हम दिखाएंगे कि ये देखो एंटीसिपेटरी बेल लेके आए हैं, अब जो तुम्हें करना हो कर लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में जिस वकील के साथ भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाके अप्लाई करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर उसके डिग्री पर और वहाँ उसके जो है ड्यूटी पर भी जो है सवाल उठने लगता है कि इन छोटे से मामले को बिना जांच पड़ताल किए हुए ही आप जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए आ गए हो और कहीं ना कहीं से ऐसे चीज़ें करने के बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल तो जाएगी, लेकिन वह जो वकील गया है उसकी भी इमेज पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। इससे कारण ये होता है कि अगर आप उस मामले के आपके पास जब भी कभी नोटिस आती है और नोटिस आने के बाद या फिर थाने से कोई भी बातचीत होती है तो आप वहाँ पर जाके आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल की ज़रूरत ही ना हो, किसी कारणवश प्रशासन आपको बुलाई हो और कुछ जानकारी के लिए और जानकारी लेने के बाद आपको छोड़ दे। लेकिन क्या होता है कि आजकल हर लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलता रहता है कि यार हम अगर हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपराधित है या नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी मुकदमे लिखवा दिया या फिर फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दिया है और ऐसे में उस व्यक्ति को
कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए आप लोग क्या करते हो कि एक वकील पकड़ते हो और एक वकील पकड़ने के बाद सीधा उच्च न्यायालय में चले जाते हो और जो है एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर लेते हो और वहाँ से जो है माननीय न्यायालय आपको जो है दे भी देती है एंटीसिपेटरी बेल और फिर आप आसानी से ऐसे घूमते रहते हो। तो मैं उन नए वकीलों को भी बता देना चाहता हूं कि जब भी कभी ऐसे मामले आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप उनसे बैठकर थाने में या जिस तरीके का मामला है उसे आप समझिए और समझने के बाद कहीं आप जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो इससे आपका भी और अदर वकीलों का भी जो है इज्जत बची रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जो नए नए वकील होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता, बस उन्हें लगता है कि बस छुड़ाना है, फीस लेना है और छुड़ा लेने के बाद अपना जो है आराम से काम करना है। तो नहीं, ये गलत बात है। आप पहले मामले को पूरा जो है जांच पड़ताल कीजिए और जांच पड़ताल करने के बाद ही कहीं आप जो है किसी व्यक्ति के लिए जो है एंटीसिपेटरी बेल का अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही है एंटीसिपेटरी बेल लेने का और जो है ना लेने का जो है विशेष कारण। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए जाते हैं तो विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो, क्या ये मामले के लिए, जिस मामले के लिए हम एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए जा रहे हैं, ये मामला सही है या फिर नहीं है। अगर गलत है तो आपको निश्चित ही वहाँ पर जो एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थाने से ही उस मामले को जो है सुनवाई करके रफा दफा करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोर्ट ने कर दिया क्लियर, जिस पे होगा कब्जा वही होगा जो है प्रॉपर्टी के मालिक। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम अपने पैसों से अपना एक महल बनाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे बनाएंगे जिससे कि मैं उस प्रॉपर्टी में तो रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी के हिस्से को हम अपने किराएदारों को भी देंगे, जिससे कि हमारे जो है कुछ पैसे भी आते रहे ताकि हमारा जीवन यापन होता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी पर अपने घर में रखने के लिए किराएदार पर रखा और वही व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आपके घरों पर कब्जा कर लिया है और आप अब इसमें जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो किस लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है कि अब जिस व्यक्ति जिस भी प्रॉपर्टी पर अपना जो है किराएदार के रूप में है, ऐसे अगर वो रहता है तो उसका क्यों वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस चीज़ के लिए सब लोग जो है अचंभित हो गए हैं कि अगर यार हमने किसी को जो है किराए पर दे दिया और वह व्यक्ति जो है उस पर कब्जा कर लेता है, फिर तो हमारा मालिकाना ख़त्म हो जाएगा और हमें जो है किराया भी नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया है कि जो भी किराएदार जिस भी प्रॉपर्टी पर हैं उस प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना उसका हक बन जाएगा, लेकिन किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से मालिक का जो है हक उस प्रॉपर्टी पर बना रहेगा आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। कि कभी कभी हम प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हम अपने काम में इतने ज़्यादा जो है व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कभी उस चीज़ का जो है ख्याल ही नहीं आता है कि हमने एक प्रॉपर्टी बना रखा है और उस पर किराएदार जो है हमने दे रखा है, क्या उस पे को हम जाकर देख रेख कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या होता है कि आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये लगा रहता है कि हमें पैसे तो टाइम से हमारे अकाउंट में आ ही रहे हैं, तो हमें किस बात की जो है टेंशन सताएगी। या फिर अदरवाइज कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद उसे भाड़े पे देकर या फिर किसी पड़ोसी को जो है बता के जाते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं इनसे आप पैसे लेकर आप हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफर करते रहिएगा, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाला मालिक ऐसे करके चला जाता है और अपने प्रॉपर्टी पर जो है देख रेख नहीं करता है, तो अगला जो किराएदार है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता के फर्जी बिजली बिल कनेक्शन करवा के, पानी का बिल करवा के या फिर अलग सा डॉक्यूमेंट, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवा के वो जो है प्रॉपर्टी पर उस जो है मालिकाना घर पर जो है कब्जा कर सकता है, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं, तो उसके देखरेख में वह व्यक्ति कर भी क्या सकता है। ऐसे कई सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ से वर्डों में एक जाहिर किया, नोटिस जाहिर किया कि अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है तो उस मकान मालिक का जो है हिस्सा कट जाएगा और वह किराएदार पर हो जाएगा।
इसके लिए भी अगर किराएदार का हो जाएगा तो अब मालिक क्या करेगा, तो मालिक के लिए भी जो है एक रूल है और किराएदारों के लिए भी एक रूल है। जब भी कभी कोई भी मालिक अपने जो है प्रॉपर्टी के हिस्से को किसी भी व्यक्ति को किराएदार पर देता है, किराए पर देता है, तो उसे 1 साल का एग्रीमेंट नहीं करना है, उसको जो है 11 महीने का केवल जो है एग्रीमेंट करवाना है। क्यों? इससे क्या होगा कि जब 11 महीने का जब आप एग्रीमेंट करवाओगे तो उस 11 महीने के बाद फिर आपको दोबारा जो है रिन्यू जो है एग्रीमेंट करवाना होगा, जिससे कि डीडी जो है तैयार हो जाएगी और उसके पास भी जो है एक कब्जा बना रहेगा और आपके पास भी रहेगा कि हमने भी जो है रिन्यू करवाया है, और इस तरीके से वो आप बच सकते हैं। अगर आप बात करें कि दूसरे तरीके से कि किराएदार, जब आपने किसी को किराएदार पे दे दिया है तो उसमें क्या क्या आप जो है देख रेख कर सकते हैं, जिससे कि किराएदार प्रॉपर्टी पर जो हक न देता थे। कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, किस तरीके से वो जो है प्रॉपर्टी पर किराएदार जो है अपना कब्जा कर सकता है, दावा कर सकता है, उस चीज के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि प्रॉपर्टी डीड, अगर प्रॉपर्टी डीड आप दोबारा बनवाए हो तब वो जो है कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज, उसके पास पानी का बिल है और बिजली का बिल है, जैसे कि चीजें सबूत के लिए होती है। अगर वो ये व्यक्ति किराएदार ने इतना बना लिया है आपके ना होते हुए तो ऐसे में फिर आपका जो है उससे हक खत्म हो जाता है, फिर आप कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाते रहिए, इससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ये तो था कि जो है किराएदार के हक में था फैसला, लेकिन अगर अब यहीं पर बात करें कि अब अगर ऐसा किराएदार वहां पर रहता है तो मालिक का क्या कर्तव्य बनता है, कि मालिक का कर्तव्य यह बनता है कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट देंगे, ना कि 12 महीने का। जब भी कभी आप किराएदार को देते हो तो आपको जो है 11 महीने का एग्रीमेंट देना है और हर तीसरे महीने मेंटेनेंस के लिए पैसे लेना है लिखित रूप में, और जो कि आप उसमें एग्रीमेंट में साफ साफ वर्डों के साथ आप उसमें जो है बताओगे, और उसमें बताने के बाद जो है आप लिखवाएंगे भी, और ताकि ये सारी चीजें आप पर बनी रहे, मेंटेनेंस, बिजली बिल, ये सारी चीजें को जो है देख रेख में आप करते रहेंगे। और 11 महीने का अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस किराएदार का आपके प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा नहीं होगा। तो दोस्तों बस यही है कि यहीं तक आपको समझना है, और फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू। कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे भारत में जो है एक संविधान बनाया गया है, जिसमें अगर उसी संविधान को जो है चेंज करने की बात आ जाए, उस संविधान को ही बदलने की बात आ जाए, तो व्यक्ति समाज में या फिर देश के खिलाफ कोई एक ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है तो उस अपराध को जो है कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने के लिए एक संविधान होता है, जिसके तहत लोग उसको जो है पढ़ने के बाद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति अपराध करता है और उस अपराध को जो है कंट्रोल करने के लिए संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसके थ्रू जो है लोग कंट्रोल में आ सकते हैं और प्रशासन उस पर जो है नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसे में अगर अब आप सोचो कि संविधान को ही बदलने की बात कर दी जाए या संविधान में जो है कुछ धाराओं को जो है चेंज कर दिया जाए, तो उस बीच में आपके मन में कैसा सवाल आएगा। जैसे कि अगर अभी किसी व्यक्ति से पूछोगे कि जो है हत्या पर कौन सी धारा लगती है या फिर भीड़ भाड़ में कौन सी धारा लगती थी, तो वो फटाक से बता दिया करते थे कि ऐसी धारा लगती थी। लेकिन अगर अब बात किया जाए तो ऐसे में धाराएं जो है चेंज हो जा रही हैं, और जब चेंज हो जाएंगी तो उसमें कितना बड़ा जो है परिवर्तन आ जाएगा प्रशासन को उसको जो है लिखने के लिए, और या फिर अपराध में किसी को जो है अपराध घोषित करने के लिए। तो ऐसे में फिर क्या हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धारा 302 और धारा 144 और धारा, इन सारी चीजों पर जो है बहुत बड़े जो है बदलाव कर दिए गए हैं, और बदलाव इस तरीके से किए गए हैं कि अगर अब आपको जो है नई जो अपडेट आई है, जो नए संविधान में जो है चेंजेस हुआ है, अगर आप उसे नहीं पढ़े हो तो प्रशासन को भी दिक्कत हो सकती है, और साथ में जो हमारे वकील भाई है उनको भी जो है दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 302 के बारे में। व्यक्ति किसी व्यक्ति की जो है हत्या कर देता था तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होता था, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जाता था, और अरेस्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती थी कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की जो है हत्या कर दी है। और ऐसे में फिर उस धारा पर जो है आईपीसी की धारा
302 जो है लगाकर उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। लेकिन हाल ही में जब हमारा संविधान में जो कुछ परिवर्तन हुआ तो अब उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 ना लगाकर अब उस पे जो है आईपीसी की धारा 101 जो है लागू किया जाएगा। तो अब आप ऐसे सोचो कि अगर कोई प्रशासन अगर इस अपडेट को नहीं पढ़ा है या फिर इस अपडेट को नहीं जान रहा है तो आगे चल के उसको जो है उसी पंजीकृत में धारा 302 में ही अगर वो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं या फिर ऐसे में लागू कर देते हैं उसके खिलाफ कोई चीज़ को, तब आप सोचो कि उसमें कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसलिए अभी जो है जितने भी प्रशासन है या फिर वकील भाई है वो सारे लोग जब ये अपडेट आया है तो अब ऐसे में सभी लोग अपने अपने जो है ट्रेनिंग पर अपने अपने जो है अपडेट को बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस पर जो है ट्रेनिंग का दौरा जो है करने लगे हैं। अगर अब मैं यहीं पर बात करूं कि जो है आईपीसी की धारा 420 जो कि धोखाधड़ी का मामला आता था कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी के साथ धोखाधड़ी कर ले या फिर किसी के पैसे लेके ना दे, झूठ बोल जाए या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है धोखाधड़ी का मामला आता था तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 420 जो है लगाया जाता था। लेकिन अब आईपीसी की धारा 420 न लगाकर उस पर जो है आईपीसी की धारा 316 जो है लगा के जो है पारित किया जाएगा। तो अब याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति को आप जो है धोखाधड़ी पर जो है 420 बोल देते हो तो फिर समझ लो कि वो गलत बात हो गई। ऐसे में वो व्यक्ति अगर अपडेट को पढ़ा है और समझा है तो वो खुद ही आपको समझा देगा कि धारा 420 नहीं लगती बाबू, अब तो जो है 316 लगती है। तो ऐसे में अब कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी का मामला करता है तो उस पर धारा 420 न लगा के धारा 316 लगाया जाएगा। अगर अब यहीं पर बात करूं कि जो है धारा 144 जो कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए होती थी एज लाइक आप ये भी कर सकते थे कि जो है कर्फ्यू के रूप में या फिर आचार संहिता के रूप में, ऐसे भी आप बोल सकते थे जहां पर भीड़ भाड़ होती थी वहां पे उसको जो है नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन अब उसे हटाकर उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 144 न लगा के उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 187 लगाया जाएगा। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जो है भीड़ भाड़ में जो है ऐसे अपराधों की करने की कोशिश करता है तो ऐसे में अगर अपडेट आपके पास जब भी कभी आता है तो आप इन सारी चीजों को देखते रहिए। और प्रशासन और वकील भाइयों से निवेदन है कि आप जब भी कभी ऐसे मामलों को करते हैं तो प्लीज आप सभी जो है अपडेट को पढ़ लीजिए और अपडेट पढ़ने के बाद ही कहीं ऐसे मामले में जो है हाथ डालिए, अदरवाइज आप आराम से वैसे ही कर सकते हैं जिस तरीके से आप कर रहे थे। की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। आप जमानत को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को जो है एक अलर्ट करते हुए कहा है कि जितने भी पुराने मामले जो है जमानत के पेंडिंग पड़े हैं उसकी जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए, अन्यथा आप लोगों का जो है खैर नहीं हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एक अलग सा जो है नोटिस जारी किया है कि जितने भी जमानत के लेके पुराने केस पेंडिंग में है उन कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट को ये आदेश देते हुए कहा है कि जितने भी जमानत को लेकर पुराने केस पेंडिंग पड़े हैं उसकी जो है जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जमानत के केसेस ऐसे हैं जिनकी वर्षों से जो है सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जितने भी पुराने जमानत के केसेस हैं उन सारी चीजों को सुनवाई होनी चाहिए। सपोज करो कि किसी का एक मामला ऐसा है जो मामला काफी दिनों से जो है पेचीदा मामला है और वो मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है, वो यहाँ चक्कर काट रहे हैं, वो वहां चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जितने भी पुराने केसेस पड़े हुए हैं उन सब की सुनवाई जो है 2024 के पहले हो जानी चाहिए। तो अब उसकी केसों की सुनवाई जो है लगातार जो है सुनने को मिल रहा है, जिसका भी केस पेंडिंग चल रहा था उन सारे लोगों की जो है सुनवाइयां होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में अगर किसी का भी केस पेंडिंग पड़ा है तो वो अपने वकील से मिलकर और वकील से मिलने के बाद उस केस को जो है
आसानी से अपने जमानत को करा सकता है, जिसके भी सगा संबंधी ऐसे मामलों में जो है जेल में बंद पड़े हैं, या फिर इस तरीके से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जमानत याचिका जो है दायर करके आप आसानी से जमानत को पा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या यहां पर यह भी है कि अगर आपने पहले से जो है जमानत याचिका दायर कर रखी है तब तो आपकी सुनवाई बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हाल ही में आपके साथ किसी भी लोग के साथ जो है ऐसा कोई अपराध घटित हुआ है और अपराध होने के बाद वह व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार होने के बाद सोच रहे हो कि आप उसे जल्द से जल्द जो है जमानत करा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसमें टाइम का प्रक्रिया जो है वो टाइम की प्रक्रिया लगेगी और नियमता अनुसार आपको जो है जमानत मिलेगी, उससे पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। अगर आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा है कि अगर मैं आज ही किसी के साथ अपराध करता हूं और अपराध करने के बाद प्रशासन हमें थाने में ले जाकर बंद कर देती है, या फिर कुछ दिन के बाद हम चाहे कि याचिका दायर कर लें और हमें जल्द से जल्द जो है जमानत मिल जाए, तो यह भी मुमकिन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? छोटे मोटे अपराध में तो आपको जो है जमानत मिल जाती है, लेकिन जैसे कि बड़े अपराधों में आपको जमानत मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अलर्ट जारी किया है क्योंकि जो बहुत सारे पुराने केसेस पेंडिंग हैं जिसमें सुनवाई नहीं हो पा रही थी, उस केस को जो है उन्होंने सुनवाई करने के लिए बोला है, ना कि नए वाले केसेस को जो है जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। तो जो पुराने केस है उनकी सुनवाई होगी और जो नए केसेस है उनकी सुनवाई उसी तरह से होगी जिस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उससे पहले अपराधी को न सूचित करके वह व्यक्ति जो है जिसके साथ वो अपराध किया है तो वो उस व्यक्ति को जो है थाने में कंप्लेन करनी होती है, और थाने में जब कंप्लेन होती है तो एक छोटी सी प्राइमरी इंक्वायरी की जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ से कि यह जो कंप्लेन की गई है यह कंप्लेन सच में सही है या फिर झूठी कंप्लेन है। और अगर ऐसी जानकारी होने के बाद अगर पुलिस जो है ऐसी खोज करती है या फिर ऐसी जानकारी लेने की कोशिश करती है जहां पर ऐसा पाया जाता है कि नहीं सच में जो कंप्लेन आई है ये सच में ऐसा घटना घटित हुई है, तो उसके बाद पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी और सरेंडर में क्या अंतर होता है। लोग कई बार कमेंट करते थे कि गिरफ्तारी में बारे में बताइए, या फिर सरेंडर करना है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है तो कहां पर कर सकते हैं, जेल में कर सकते हैं या फिर जो है थाने में कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो कोर्ट में जो है सरेंडर कर सकते हैं। कहां पर सरेंडर करना हमारे लिए बेहतर होगा, तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिरफ्तारी क्या है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है और अपराध करने के बाद यदि किसी के द्वारा सूचना दी जाती है थाने में, और थाने में सूचना देने के बाद एक प्राइमरी जो है इंक्वायरी की जाती है, और इंक्वायरी के दरमियान यदि वह घटना जो है जिसके थ्रू जो है एफआईआर या फिर कंप्लेंट वहां पे लिखाई गई है, सूचना दी गई है, वो सही है, तो उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद उसमें जो है रिकवरी में कुछ भी दिखा दिया जाएगा कि हम जो है ये बहुत तेज जो है इधर उधर भाग रहे थे जिसकी वजह से हमने इन्हें जो है गिरफ्तार किया है, ताकि दोबारा ऐसे मामले को ये ना कर सके। लेकिन सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम जो है सरेंडर कहां पे कर सकते हैं। हमें थाने में सरेंडर करना अनिवार्य होगा या फिर कोर्ट में सरेंडर करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले यहां पर गलती ये लोग कर देते हैं कि जब भी कोई अपराध चाहे सही हो या फिर झूठा हो, ऐसे में अगर आप सोचो कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है झूठा एफआईआर दर्ज करवा दिया है और उस पर व्यक्ति को जो है पुलिस जो है कंप्लेन दर्ज कर ली है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है, और उसको पता है कि वह व्यक्ति जो है कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वो जो है गलती ये कर देता है कि वो जाता है सेशन कोर्ट में जाके जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अप्लाई कर देता है। जब भी कभी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है अप्लाई कर दोगे तो ऐसे में क्या होगा कि अब आपके ऊपर जो है जो भी नए वकील है या फिर जो भी प्रैक्टिस में नए स्टूडेंट है, ला के स्टूडेंट है, वो ऐसी गलतियां हमेशा जो है करने की कोशिश कर देते हैं, और कई बार देखने को भी मिलता है कि वो जो है ऐसी गलती कर देते हैं। तो जब भी कभी आपको जो है ऐसा मामला लगता है कि आपके खिलाफ फेक एफआईआर दर्ज हो गया और आपको सरेंडर करना है, तो आप कभी भी जो है थाने में जो है सरेंडर मत कीजिए अपने आप को। आपको जब भी कभी जो है सरेंडर करना है तो आप जो है कोर्ट में जाके सरेंडर
कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर अगर आप जो है थाने में सरेंडर करते हैं तो किस तरीके का जो है आपको जानकारी होना चाहिए, किस तरीके से आप जो है थाने में जाएंगे ताकि आप सिलेंडर के मामले में पुलिस ये ना दिखा सके कि ये जो है भाग रहा था और मैंने इसे जो है अरेस्ट किया है। सबसे पहले जब भी कभी आप जो है थाने में सिलेंडर होने के लिए जाते हैं तो आप अपने आसपास के 4-5 ऐसे रेपुटेटिव व्यक्ति को लेके जाइए ताकि वहां पर जब भी कभी लिखा जाए तो अरेस्ट में जो है ये ना दिखाया जाए कि जो है हमने पुलिस खुद जो है जाके पकड़ी है, वहां पे अरेस्ट में ये दिखाए कि जो है ये खुद व्यक्ति ने जो है सिलेंडर किया है। अगर आप 4-5 लोगों को जो है नहीं लेके जाओगे तो पुलिस आपको भगौड़े के रूप में जो है लिखित में दिखा देगी कि ये भाग रहे थे और मैंने इनको बड़ी मुश्किल से जो है इन्हें जो है पकड़ रखा है। और यदि ऐसा आप सिलेंडर करते हो अकेले में जाके तो पुलिस हो सकता है कि आपको जो है रिमांड पर रखकर 2-4 दिन बल भर कूटेगी भी। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाके जो है अपने आप को सिलेंडर करते हो तो वहां पे जो वकील होगा वो बिल प्रोसेस का भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि आप जो है जमानत पर भी जो है छूट सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर आप थाने में जो है अपने आप को सिलेंडर किए हो तो यहां पर आपको जो है कोर्ट में जब ले जाया जाएगा तो पुलिस प्रशासन ये दिखाएगी कि ये जो है भाग रहे थे भगौड़े के रूप में, हमने काफी मुश्किल के बाद जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। तो जज साहब से निवेदन है कि आप ऐसे मामले को जो है इसे बिल ना देकर इसे जो है कड़ी से कड़ी सजा देने की जो है प्रक्रिया की जाए। ऐसे में आपको जो है सजा भी हो जाएगी और आपको बिल भी नहीं मिलेगी। तो सबसे आसान सा तरीका यह है कि जब भी कभी आपके साथ ऐसी घटना घटती है या फिर ऐसे झूठे FIR आपके खिलाफ लिखाए जाते हैं तो आप सीधा सीधा एक वकील लेके आप जो है कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट में अपने आप को सिलेंडर कर देंगे। और कोर्ट में सिलेंडर करने के बाद लिहाजा यह होगा कि वहां से आपको जो है जमानत भी मिल जाएगी और आपका जो इतने देर से भगौड़े का जो स्टाम्प लगने वाला था वो भी नहीं लग सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जो है हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहे और ऐसे ही आप सभी के बीच में मैं जो है अवेयरनेस वाली वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धर्म में दूसरा विवाह करना वैध नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक पहली शादी कर रखा है और उसकी पत्नी अभी जिंदा है और वह जो है उसी के घर में रह रही है और अभी उसके साथ तलाक नहीं हुआ है, उसके बावजूद अगर वह पति जो है किसी दूसरी लड़की के साथ जो है विवाह कर लेता है तो ऐसे में दूसरी वाली पत्नी का कोई अधिकार उस पहले पति पर नहीं रह जाता, चाहे वो किसी की संपत्ति हो या फिर पेंशन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मामला क्यों ना हो, उस पे पहली पत्नी का ही अधिकार माना जाएगा, दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं माना जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर छोड़कर चली गई पहली पत्नी और 6 साल के बाद जो वो वापस आती है तो क्या उसी के घर में अपने पति के साथ जो है दोबारा शादीशुदा जिंदगी बिता सकती है या फिर नहीं। अभी केवल तलाक हुआ है और तलाक के बाद भी अगर वो जो है रहना चाहती है तो क्या ऐसा संभव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हिंदू धर्म की बात करें तो एक पति और एक पत्नी का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि अगर एक बार पत्नी ने पति का हाथ थाम लिया है और पति ने पत्नी का हाथ थाम लिया है तो ऐसे में वह जो है 7 जन्मों तक का हाथ छोड़ने का वादा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से अनबन हो जाने के कारण लोगों के उन दोनों के बीच की जो है दूरियां नजदीकियां जो है दूरियों में जो है बदलने लगती है और कई बार तो ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी पत्नी का इरादा नहीं है पत्नी के साथ जो है पत्नी को छोड़ने का, लेकिन वहां पर पत्नी इतना ज्यादा कलेश करके जो है छुड़ाने पर मजबूर कर देती है कि वह पति लाचार होकर उसे तलाक देने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो मजबूरन तलाक देने तक का जो है नौबत आ जाता है। लेकिन क्या ये कहां तक सही होता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ जो है इतने सालों तक रहता है और रहने के बाद कोई छोटी छोटी गलतफहमियां पलकर एक बड़ा सा जो है विकट रूप ले लेती है और उसमें वो दोनों लोग जो है अलग होने की जो है अपना व्यक्तिगत पर्चा दाखिल कर देते हैं या फिर तलाक के लिए जो है आवेदन कर देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ क्या होता है। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो एक नागपुर का एक मामला आया था, एक फौजी था और उस फौजी ने जो है पहली पत्नी को बिना बताए वह जो है दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद वो जो पहली पत्नी थी वो जो है लापता हो गई थी, किन्हीं कारणवश घर द्वार छोड़कर कहीं भी चली गई थी। लेकिन वह जो है उसका जो पति था
वो बिना बताए जो है दूसरी वाली औरत के साथ, लड़की के साथ जो है शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो जो है सुख में जीवन तो बिताते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका पति जो है मृत्यु हो जाती है उसकी, और जब पेंशन की बात आती है तो पेंशन में जांच करने के बाद पता चलता है कि ये पेंशन तो पहली वाली पत्नी के पास ही जा रहा है, दूसरी वाली पत्नी को तो मिल ही नहीं सकता। तो ये मामला जो है कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद जब बातचीत हुई तब उसमें बताया गया कि इसमें अधिकार अभी आपका नहीं है दूसरी वाली पत्नी का, और यह जो है अधिकार पहली पत्नी का है, उसी के खाते में जो है अभी पेंशन आ रही है। अब बात करते हैं क्या कहता है कानून। अगर मैं बात करूं कि आईपीसी की धारा 494 में अगर आपकी पत्नी जिंदा है और जिंदा होने के बावजूद आप उसके साथ दूसरी शादी, किसी और के साथ दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं बिना तलाक दिए हुए। अगर आपने तलाक दे दिया है या फिर ऐसा कोई मामला होता है जिसमें कि पत्नी आपके जो है 6-7 वर्षों तक के लिए जो है गायब हो जाती है, और गायब होने के बाद अगर वो जो है दोबारा मिलती है तो ऐसे में नहीं मिलती है या फिर मिल जाती है तो भी आप उसके साथ जो है रह सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई पत्नी है जिसके साथ आपने तलाक दे दिया है, और तलाक देने के बाद अगर वह पत्नी आपके साथ रहना चाहती है और आप उसके साथ रहना चाहते हो तो कानून भी इसकी जो है इजाजत देता है, और आप दोनों अपना खुशी खुशी जो है रह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि आईपीसी की धारा 494 के अनुसार अगर कोई महिला जीवित है और अभी वो जो है गुमशुदा भी नहीं हुई है, कहीं गई भी नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी शादी कोई पति करता है, कोई लड़का करता है, तो दूसरी वाली पत्नी का उसकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये खुले वर्डों में आपको बता देना चाहता हूं। पहला, अगर पति ने जो है उससे पहले की जो संपत्ति खरीद रखा है, उसकी पत्नी अभी है, तो वो उसी का अधिकार होगा। जब शादी होने के बाद अगर उसके बच्चे होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट में उसके बच्चे में उसके पिताजी का नाम होता है, या फिर ऐसी कोई संपत्ति अब दूसरा उसका पति जो है लेता है जिसमें अपने पत्नी का नाम और अपने बच्चों का नाम जो है दाखिल करता है, तो ऐसे में उस जो है प्रॉपर्टी और उस संपत्ति के मालिक हो पाएगी। लेकिन अगर वो पहले से किसी संपत्ति और किसी घर की मालकिन है, वो पहली पत्नी जीवित है, तो ऐसे में उसके साथ कुछ भी, आपको दूसरी पत्नी को कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरी पत्नी के पास क्या है अधिकार। अब दूसरी पत्नी के अधिकार के माने कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसे में जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है, उस दूसरी वाली पत्नी का कोई भी उस पे वैध अधिकार नहीं माना जाएगा। ये साफ साफ कोर्ट का कहना है। अगर आप फिर भी ऐसा प्रयास करते हो कि आप उसके साथ रह सकती हो या फिर उसके घर में आराम से रह रही हो तो रहो, उसके लिए कोई आपत्ति या फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि जो है उसकी संपत्ति में आपको बराबर सा हिस्सा मिले और वह व्यक्ति अभी, वो उसकी पत्नी अभी वो भी जिंदा है और आप भी ऐसे करते हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर भी कानूनी प्रक्रिया के साथ उसे भी जो है दंडित किया जाएगा कि अगर आपकी पहली पत्नी है और आपने उसे तलाक नहीं दिया है, उसके बावजूद अगर आपने दूसरी शादी किया है, तो इसमें भी आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामला कानपुर से आया हुआ था। एक पति पत्नी का जो है जीवन था और उन दोनों लोगों ने अपने स्वच्छता अनुसार जो है तलाक दिया था, और तलाक देने के लगभग 7 सालों के बाद उनकी जो है मुलाकात एक ट्रेन में होती है, और उस ट्रेन में जब जाते रहते हैं तो स्लीपर वाली सीट के नीचे उसकी पत्नी बैठी रहती है जिसका जो है तलाकशुदा रहती है, और ऊपर वह पति बैठा हुआ था जिसने उसका जो है तलाक दिया हुआ था। अब ऐसे में जब वह व्यक्ति सो के उठता है और देखता है कि हमारे सामने हमारी ये तो वही पत्नी है जिसको हमने आज के 7 साल पहले छोड़ा था, और उस वक्त जब हमने छोड़ा था तब हमने किस हालत में छोड़ा था, और लेकिन आज हमने देख रहे हैं तो किस हालत में देख रहे हैं, तो वह जो है ऊपर से उतर कर आके नीचे बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, ऐसी क्या हालत आपने अपनी बना रखी है और क्या वजह है, आप इस समय क्या कर रही हो जिसकी वजह से ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ रही है। तो वह जो है औरत बताती है, उसकी तलाकशुदा पत्नी बताती है कि जब से आपने हमें छोड़ा है तब से हम ऐसे ही अपने जीवन को जो है यापन कर रहे हैं। तो वह जो है पति पूछता है पत्नी से, क्या तुमने अभी दूसरी शादी नहीं की है? तो पत्नी जो है सर को हिलाते हुए बोली, नहीं, आप नहीं हो तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो ऐसे ही नीचे घूंघट के पल्लू से उसकी जो है पत्नी पति से पूछती है, क्या आपने शादी कर लिया क्या? तो पति बोलता है, नहीं, आप जब से गई हो
तब से हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, दुख में जीवन चल रहा है। अब उन दोनों की जो है बातें आपस में होती है और बात होने के बाद वो दोनों जो है अपने आप में जब पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, तो पत्नी बताती है कि हमारी माता जी की जो है तबीयत खराब है और मैं कानपुर जा रही हूँ, कानपुर में माता जी को देख के 2 दिन बाद वापसी करूँगी। तो ऐसे में पत्नी जो है पति से पूछती कि आप कानपुर क्या करने जा रहे हो, तो वो बताता है कि हमें भी जो है कुछ काम है कानपुर में, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, कल तक मैं भी वापस आ जाऊँगा। ये दोनों बातें करते हैं और वह जो पति था, क्योंकि उसको पता था उसकी पत्नी को जो है कुल्फ़ी खाने का बहुत जो है मन रहता था, तो उसने पूछा कि ये कुल्फ़ी मंगा लेता हूँ, आप भी खा लीजिए और हम भी खा लेते हैं। तो पत्नी ने बोला कि कुल्फ़ी तो मंगाऊंगी, खाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे खाऊंगी। क्यों? क्योंकि पैसे कुल्फ़ी के हम देंगे। तो पति ने बोला कोई बात नहीं है, आप ही दे दीजिएगा, इसी बहाने हमारी आपकी 2-4 मिनट और बातें हो जाएंगी और कुछ खा पी लेंगे। तो वो दोनों ने जो है अपने आपस में जो कुल्फ़ी खाई और बातचीत किया और पत्नी पूछती है हल्के से मन से कि माता जी की तबीयत कैसी है। तो पति बोलता है कि जो है अब सारी माता जी तो अब इस दुनिया में नहीं रह गए। तो पत्नी को बहुत तकलीफ होती है और पूछती है क्यों, हम तो जब छोड़ के आए थे तो वो सही सलामत थी, चल रही थी। तो पति ने कहा कि जो है माता जी आपको बुलाने की जिद किया करती थी और आपकी टेंशन में वो जो है उनका जो है स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। तो बोलती है ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है मामला बातचीत होता है और उसका जो है स्टेशन आ जाता है पत्नी का, और पत्नी वहीं पर कानपुर स्टेशन पर उतर जाती है और पति बोलता है कि क्या दोबारा कल आप आओगी? तो बोलती है हाँ मैं कल आऊँगी। तो पति जो है वहीं पर आके इंतज़ार करता है और इंतज़ार करने के बाद 2 घंटे ट्रेन लेट होने के कारण पति वहीं पे बैठा रहा और लगभग 7-7:30 बजे से वेट करते हुए 11 बजे वो जो है इंतज़ार करता है और वो आती है और मिलती है और बोलती है कि आप अभी गए नहीं? तो पति बोलता है कि नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे आपके साथ ही रहना है, आपका वेट कर रहा था कि साथ में चलेंगे। और ऐसे बात करते करते जो है पति और पत्नी दोनों बात करते हुए जाते हैं और जाते वक्त वो टाइम, वो घड़ी फिर से आता है जब स्टेशन पे उतरने की बात आती है। तो पति बोलता है कि अब आपका स्टेशन आ गया है, अब यहाँ से आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, आप हमारे साथ इतने टाइम तक बनी रही और बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्नी जो है कंधे पे सर रख के पति के जी भर के रोती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि छोटा बच्चा अपने जो है पिताजी के और माता जी के कंधे पर रख के सर रो रहा हो। ऐसे में फिर पति बोलता है कि क्या हुआ? और पत्नी बोलती है कुछ नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि हम अपना जीवन जैसे पहले गुजारते थे वैसे फिर से अपने जीवन को जो है गुजारें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो पति बोलता है कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हो तो चलो हम दोनों मिलके अपने जीवन को स्टार्टअप करते हैं। हमारा ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था आपको बोर करने का, आपका टाइम ख़राब करने का। मेरे कहानी सुनाने का मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पत्नी को जो है तलाक दे दिया है और तलाक देने के बाद भी अगर वह उसके साथ रहना चाहती है या उसके साथ रहना चाहता है, तो ये कानून उसको जो है अप्रूवल देता है और रहने का भी जो है इजाज़त देता है और आप दोनों रह सकते और वो दोनों हंसी खुशी जो है अपने जीवन में यापन करने लगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि तलाक बहुत बुरी चीज़ है। इससे प्लीज़ सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि ऐसी चीज़ों में आप ना पड़ो। जो भी मामला आपका होता है आप घर बैठकर आप दोनों लोग समझौता कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो दोस्तों आपने हमारे साथ इतने देर तक बने लिए और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे। लीजिए कि आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा या फिर जो है झूठा FIR दर्ज करा देता है तो उस पल आप क्या कर सकते हो। जहां पर आपने कोई भी अपराध नहीं किया, किसी के साथ आपकी कोई बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन वो आपसी रंजिश के कारण आपके खिलाफ फर्जी जो है मुकदमा लिखवा देता और फर्जी FIR लिखा देता है केवल और केवल आपको परेशान होने के लिए। तो यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास कोई एक ऐसा अधिकार है जिससे कि आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगा दे या फिर झूठा जो है FIR दर्ज करा दे, तो आप उससे कैसे बच सकते हो? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पुलिस अगर झूठा मुकदमा दर्ज करा दे तो क्या फर्जी FIR करने वाले को जो है सबक सिखाया जा सकता है या फिर नहीं। अब आप सोचो कि आपके ऊपर किसी ने आपसी रंजिश के कारण आपके खिलाफ जो है झूठा मुकदमा लिखा दिया है और ऐसे में आपको पता नहीं है और आप जो है परेशान होने लगे हो
और पुलिस आपको जो है पकड़ने के लिए जो है आ गई है। और इस परिस्थिति में जिसने भी आपके ऊपर झूठा केस लिखाया है, क्या उसके खिलाफ और जिस पुलिस वाले ने आपके ऊपर जो है झूठा मुकदमा और झूठा एफआईआर लिखा है, क्या उसके खिलाफ भी जो है आप आवाज उठा सकते हैं या उसको खिलाफ भी जो है कंप्लेन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से आप उनसे जो है बात कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ दर्ज हुआ है तो सबसे पहले उच्च अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके खिलाफ आप नजदीकी थाने में, आपके आसपास का जो भी थाना आता है, ऐसे में किसी व्यक्ति ने उसकी बहुत ज्यादा पहचान है और पहचान होने के कारण या फिर पैसे देकर आपके खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया है, तो ऐसे में आपकी सुनवाई उस थाने में नहीं होगी। तो उसके लिए आपको जो है उच्च न्यायालय या फिर उससे जो है पदाधिकारी जो बड़े अफसर होते हैं उनके पास आप जा सकते हो। यहां तक की बात करें जिला मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। अगर जिला मजिस्ट्रेट से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधा जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी शॉर्ट फॉर्म में कह के आप उनके पास जाके अपनी जो है लिखित रूप में जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी सुनवाई बेहतर तरीके से होगी। और जिसने भी आपके खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज किया है और साथ में जिस पुलिस वाले ने भी लिखा है कंप्लेन, उसके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन हो सकता है। अब दूसरा बात करें तो रिट याचिका दायर करें। आप सपोज करो कि जब भी कभी आपके साथ ऐसे मामले होते हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में और जो है हाई कोर्ट में अपने जो है रिट याचिका जो है दायर कर सकते हैं और इसके थ्रू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार आप रिट याचिका दायर करके आप वहां से भी अपने कंप्लेन को और अपने एफआईआर को और अपने जो है झूठे मुकदमे को भी जो है वहां से आप जो है सीधा केस को रद्द करा सकते हैं। आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से रद्द की जा सकती है। जैसे कि अधिकार क्षेत्र की कमी होना, अगर आप पुलिस वाले ने अपने अधिकार को जो है ज्यादा उपयोग करके जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसे परिस्थिति में उसने जो है एफआईआर दर्ज किया है, तो या फिर साक्ष्य की कमी, या आप सोचो कि कुछ ऐसे होते हैं जो फर्जी गवाह के रूप में भी जाते हैं कि हाँ साहब हमने जो है ऐसे मामले को करते हुए देखा था, और वो झूठे एफआईआर दर्ज करा देते हैं। और बात करें कानून 482 हाई कोर्ट रद्द कर देती है। अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के अनुसार हाई कोर्ट का ये जो है पावर होता है कि आपके ऊपर जो भी फर्जी एफआईआर या फिर मुकदमा दर्ज हुआ वो जल्द से जल्द जो है आपके खिलाफ से जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि अब जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराया है और उस एफआईआर दर्ज कराने के खिलाफ आप उसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं या फिर किस तरीके से आप जो है उस पुलिस अधिकारी को भी जो है सबक सिखा सकते हैं, तो आपराधिक शिकायत दर्ज करें। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है याचिका लिखित रूप में दायर कर सकते हैं। और आपके बात करें तो फाइल ए क्राइम ऑफ कंप्लेन, आप जो है इस तरीके से आप जो है अपने कंप्लेन को करा सकते हैं। आईपीसी की धारा 218, 193 और साथ में जो है 211 लगा के आप उस पुलिस वाले के खिलाफ भी और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है ऐसा झूठा एफआईआर दर्ज कराया है या फिर झूठा जो है मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेने के बाद आपकी जो है सुनवाई उस जगह पे हो जाएगी और जिन्होंने भी ऐसी कोशिश किया है आगे से वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि आप हमेशा जो है सत्यता की ओर बढ़िए और जब भी कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप उससे डरने की या फिर भयभीत होकर कहीं भागने की जरूरत नहीं है या फिर पुलिस के जो है खिलाफ जो है अपने आप को सरेंडर नहीं कर देना है। उनसे बातचीत करके अपने आप जो है एक वकील को सहारा लेकर आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अकेले करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि यहां आना या फिर वहां जाने के लिए, लेकिन ऐसे में झूठे एफआईआर और झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है तो आप आराम से एक वकील करके वो सारी मदद आपकी जो है कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे और ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस हम आप सभी के बीच में लेके आते रहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। आपके थाने में एक दबंग इंस्पेक्टर है और आप अपने एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जाते हैं और उस प्रकार आपको वह इंस्पेक्टर डांट कर डपट कर भगा देता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो और आप
कहां पर जाके जो है अपनी गुहार लगा सकते हो, जहां से कि आपके मामले की जो है सुनवाई हो सके। कई बार आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने एफआईआर को दर्ज नहीं करा सकते हैं। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि कोई पुलिस वाला आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो ऐसे आपको 4 आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आपका एफआईआर दर्ज करने पर जो है थाना अध्यक्ष भी जो है मजबूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर क्या होता है। जब भी कभी कोई भी आसपास में घटना घटित होती है और उस घटना को आप लेकर थाने में मौखिक रूप में जाते हैं और वहां पर अपने द्वारा बताए गए जो भी आप मौखिक में बताते हैं और वहां पर प्रशासन बैठकर लिखती है और लिखने के बाद वो आपको सुनाती है कि आपने जो बताया है वो सही लिखा है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और बताते हो, लेकिन प्रशासन वहां पर आपको डांट कर डपट कर जो है कुछ मामले को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो है लिखती है। अगर वो ऐसा करती है तो आप वहां पर एफआईआर के थ्रू में जब भी आप लिखा रहे हो वहां पर ना तो आप सिग्नेचर करोगे, ना ही आप जो है अंगूठा लगाओगे, और वो एफआईआर को ऐसे ही छोड़ दोगे और बोलोगे कि मुझे साइन करना ही नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उस चीज को तो आप लिख ही नहीं रहे हो, आप तो अलग मैटर को जो है इसमें जो है घुसेड़ रहे हो। ऐसे में आप जो है वहां पे साइन नहीं कर सकते हो। तो आपका मतलब यह है कि अगर आप जो भी मौखिक रूप में प्रशासन के पास नजदीकी थाने में जाकर जो भी आप जानकारी देते हो मौखिक रूप में, वही जो है एफआईआर कहलाती है, मतलब प्रथम सूचना या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से भी आप इसे जो है कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से बात करें कि प्रशासन भी जो है एफआईआर ऐसे मामले में क्यों नहीं लिखती है। अब आप सोचो कि जब वही मामले को जो है एफआईआर में लिखा जाता है जो संज्ञेय अपराध में आता है या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप सोचो कि छोटा मोटा कोई केस है, 2 थप्पड़ किसी ने मार दिया आपको और आप उसका जो है एफआईआर लिखाने के लिए चले गए हो, तो ऐसे में प्रशासन नहीं लिखेगी। लेकिन जो संज्ञेय मामला होगा उस संज्ञेय अपराध में जो है आपका निश्चित है लिखाने के प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप जो है एफआईआर को दर्ज करा सकते हो। तो सपोज करो कि जब भी कभी आप जो है प्रशासन के पास जाते हो और प्रशासन के पास जाने के बाद अपने जो है जो भी आपके साथ घटना घटित हुई है या फिर वहां पे आसपास में ऐसी घटना घटित हुई है, वहां पर जाके आप जो है प्रशासन को मौखिक रूप में जब भी आप बताते हैं और प्रशासन लिखने की कोशिश करती है या फिर इस परिस्थिति में आपको जो है मना भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध में ही जो है अपराध जो है एफआईआर को लिखा जाता है। इसके बावजूद अगर संज्ञेय मामला है और उसके बावजूद भी आपका जो एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो आप जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 1973 के अनुसार आईपीसी 154 के तहत यदि आपका मामला वो लिखने से मना कर देते हैं, तो आप सीधा सीधा जो है आप उनसे ये पूछ सकते हैं प्रशासन से कि आप हमारा मामला क्यों नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मुझे इस बात का एक जवाब चाहिए, लिखित में आप मुझे दीजिए। अगर आप लिखित में नहीं देंगे तो हम आपकी शिकायत आपके पदाधिकारी से भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा बोलते हो तो उन्हें जो है लिखने पर वो जो है एफआईआर लिखने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका जो है इस तरीके से डांट डपट कर आपको भगाने की भी कोशिश करेंगे, जिसके सामना आप ही कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई भी प्रशासन पुलिस वाला आपको डांट डपट रहा है, एफआईआर लिखने से मना कर रहा है, तो आप उसके केवल और केवल एक वीडियो या फिर एक जो है ऑडियो क्लिप आप उसकी जो है निकाल सकते हो। अगर वो ऐसा करने पर आपका फोन भी छीनने की कोशिश करते हैं तो भी एक संज्ञेय अपराध है, और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं, ना कि अनलीगल काम कर रहे हैं। हम आपके पास आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप एफआईआर हमारा दर्ज करें। यार में किस तरह की जो है जानकारी देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एफआईआर जब भी दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ जो घटना घटित हुई रहती है उसको ना बता के हम दूसरे अपनी मनगढ़ंत कहानियों की तरह जो है बताने की कोशिश करते हैं, जहां पर प्रशासन भी जो है कंफ्यूज होता है कि क्या ऐसा मामला वहां पे हुआ होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं वहां पर आप जो है सही सही जानकारी आपको देना है। यदि वहां पर जहां
पर आप गए हो, वहां पे घटना जो घटित हुई है वहां पर कोई जो है पुख्ता सबूत है या फिर कोई जो है गवाही देने के लिए तैयार है, या फिर इस तरीके से बात कर लेते हो कि वहां पे आसपास के जो लोग हैं उनको भी अगर आप लेके जाते हैं वहां पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो ये आपके लिए जो है प्लस पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए हो और वहां पर आप जो है एक अलग जानकारी दे रहे हैं जो कि वहां पे घटना घटित नहीं हुई है, तो ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अनुसार सेक्शन 203 के अनुसार अगर आप वहां पर गलत जानकारी देते हैं, गलत तरीके की बात करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर उल्टा जो है कार्रवाई हो सकती है। तो इसका आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आपको सही सही जो है वहां पर जानकारी देनी। आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एफआईआर यदि आपके नजदीकी थाने में नहीं दर्ज हो रहा है तो आपको घबराने की या फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो है आप उनके पदाधिकारी के पास जो है उच्च अधिकारी के पास जाके जो है अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप ऑनलाइन भी जो है सीधा सीधा जो है कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं अगर यहां पर आपके नजदीकी थाने में नहीं होती है तो। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप लिखित में जो है पोस्ट द्वारा डाक द्वारा जो है भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर नजदीकी उनके निवास स्थल पर भी जाके आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सपोज करो कि आप जो है थाने में गए हो लिखवाने के लिए और वहां पर आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो सीधा सीधा जो है आप जो है एसपी के पास जाके अपना जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हो। अगर कहीं ना कहीं से आपकी शिकायत एसपी के पास भी नहीं लिखी जाती है तो आप उनसे भी जो है उच्च अधिकारी के पास जो है डीआईजी के पास भी जाके अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप यहां पर भी जो है असफल हो जाते हो तो आपको जो है आईजी के पास जाके आपकी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो। और 100% सोल्यूशन ये है कि आपकी शिकायत भी दर्ज होगी और जिन लोगों ने ऐसा एफआईआर लिखने से मना किया था उन सबको जो वहां से जो है रिपोर्ट देनी पड़ेगी, लिखित रूप में देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और आपने इनकी जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अगर यहां पर भी इस तरीके का भी मामले को सेटअप नहीं हो पा रहा है तो आप इनके निवास स्थान पर जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या फिर इनका जो है एक प्राइवेट जो है होता है वहां बैठते हैं, वहां पर भी जाके आप जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई है। तो प्लीज वीडियो को पसंद आई है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपके कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही आप सभी के बीच में डेली बेसिस पे अवेयरनेस वाली वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।